एंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। अवैध नशीले इंजेक्शन की हो रही धड़ल्ले से तस्करी, चेकिंग के दौरान 4 पकड़ाए। अवैध नशे पर सख्त हुई सरकार। शहर से लगा बिलासा ताल का होगा कायाकल्प, बनेगा आधुनिक सस्पेंशन ब्रिज। पर्यटन को बढ़ावा देने का हो रहा प्रयास। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने पीएम की सभा में हो रही तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और समायोजन की मांग को लेकर बीएड डिग्रीधारियों ने निकाली न्याय यात्रा, कहा सरकार के पास पद है खाली लेकिन कर रही अनदेखी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। गौरेला थाना पुलिस और साइबर सेल जीपीएम ने अवैध नशीले इंजेक्शनों के तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 26 मार्च की रात पुलिस टीम अंडरब्रिज पुराना गौरेला के पास वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों को रोका गया। तलाशी के दौरान उनके पास से 20 नग ब्यूप्रिनोफाइन इंजेक्शन और 20 नग एविल इंजेक्शन बरामद हुए हैं। आपको बता दें, पूछताछ के दौरान इनकी सूचना पर पुलिस ने नशीली दवाओं की आपूर्ति करने वाली मनिंद्रगढ़ निवासी सलमान खान को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में अतुल साहू, मनीष मसीह उर्फ मोनू, लक्ष्मण सारथी उर्फ करिया और सलमान खान शामिल है। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 22C और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के हरदी कला टोना ग्राम में पंचायत चुनाव में हार से नाराज होकर गांव के ही भागीरथी पारकर, पुरुषोत्तम पारकर, गुलाबा पारकर, चंद्रप्रकाश पारकर, मीला पारकर, संतोष लास्कर, राजेश लास्कर, नरोत्तम पारकर सहित अन्य व्यक्तियों ने सतनामी समाज के आस्था के प्रतीक जैतखाम के चबूतरे, गेट और ग्रिल को तोड़फोड़ करके क्षति पहुंचाई। इस घटना से आहत होकर गुरु अमरदास सेवा समिति के पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के कार्यालय पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। समिति ने बताया है कि अध्यक्ष क्रांति बर्मन ने बताया कि उक्त व्यक्तियों ने पंचायत चुनाव परिणाम के बाद उनके साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी, ये कहते हुए कि सतनामी समाज के वोट कैसे लिए गए। उन्होंने जैतखाम को तोड़ने की धमकी भी दी, जिसके बाद में उन्होंने अंजाम दिया। इस घटना से सतनामी समाज में भारी आक्रोश है और यदि दोषियों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं होती है तो समाज उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगा। मामले की शिकायत सिरगिट्टी थाने में दर्ज कराई गई है ताकि 2 समाजों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। हमारे बाबा जी के जो जैतखाम से लगे हुए ग्रिल इवन पूरा तोड़े है, पूरा जानबूझ के तोड़े गए हिमन। ये तोड़े संतोषी और पति संतोष, मेलाराम पारकर, चेलाराम और भागीरथी इवन पूरा सुनियोजित तरीका से मिल के इवन जाके तोड़े है और देखे पूरा हमारे जो दीदी मन आए सब देखे है तोड़त। और मैं समाज के अध्यक्ष मैं और वार्ड के भी अभी वर्तमान पंच हूँ। थाना भी गए चुनाव रंजी से है। एक पहले 2 बार मैं पंच हूँ, अभी वर्तमान भी मैं पंच हूँ। 2 बार से मैं संतोषी जो है ना हार चुके हैं मोर से, और अभी फिर वही चुनावी मुद्दा लेके मन लड़ाई झगड़ा हमेशा मन करते आते। तो पता नहीं भाई हमारे सामाजिक आस्था लोग ठेस पहुँचाए बार इसने काम करे है और हम चेताए बता भी गए बाद दिन इसने करे रात के 10-11 के बीच के बातें है। हमर हरदी कला से आए हवन, हमर वही जैतखाम के ग्रिल ला तोड़ दिए हवे। संतोष पारकर मन ह, चंद्र प्रकाश मन ह, ओकर ला थोड़ा सजा देना चाहिए। हमर जैतखाम ला तोड़े ओकर नेहे से किस वही चुनाव के पहे से हमर घर के फैमिली तो परिवार मन देखे हमें ओला देखे हवे तक नहीं मानी हमें गाली वाली देते रहे, मारपीट में भी उतर चुके रही हमें तेकर से नहीं को घर वाले मन से थोड़ा से गाली गलौज में उतर गए रही हमें। नहीं चोट नहीं आए हैं, गाली गलौज में थोड़ा उतर गए रही हमें। तखतपुर सरपंच संघ के अध्यक्ष श्याम सुंदर कश्यप ने शुक्रवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में पहुंचकर एक दूसरे सरपंच द्वारा खुद को स्वयंभू अध्यक्ष बताए जाने पर आपत्ति जाहिर की। इस दौरान वार्ता में पहुंचे सदस्यों ने भी अपनी अपनी बातें रखी। केतकी के सरपंच शैलेंद्र सिंह ठाकुर
ने होली मिलन के बहाने कुछ सरपंच के प्रतिनिधियों को बुलाकर स्वयं को अध्यक्ष घोषित कर लिया, जबकि जिस दिन सरपंच के प्रतिनिधियों को बुलाया गया उस दिन 80 सरपंचों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिससे यह साफ है कि इस बैठक में सरपंच उपलब्ध नहीं हुए। उनके प्रतिनिधियों के जरिए वे स्वयं को अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तखतपुर ब्लॉक में 124 सरपंच हैं, जिसमें 90 सरपंचों ने उन्हें ही अध्यक्ष घोषित कर दिया है। शैलेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा खुद को अध्यक्ष घोषित किए जाने को उन्होंने फर्जी अध्यक्ष करार दिया। क्षेत्र के कई सरपंचों के साथ प्रेस क्लब पहुंचे सदस्यों ने बताया कि इसके पहले विधिवत रूप से उनका निर्वाचन संपन्न किया गया, जिसमें उन्हें सरपंच संघ का अध्यक्ष घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के निर्देश में तखतपुर सरपंच का निर्वाचन बीते दिनों कानन पेंडारी में आयोजित किया गया था। चुनाव अधिकारी के रूप में सचिव संघ तखतपुर के अध्यक्ष तुलसी कुमार ध्रुव, हर प्रसाद भास्कर, रुखसाना खान, सुभा साहू, सरपंच संघ की ओर से संरक्षक लक्ष्मी कुमार जायसवाल की उपस्थिति में राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ तखतपुर के अध्यक्ष पद का लोकतांत्रिक प्रणाली से निर्वाचन संपन्न किया गया, जिसमें कुल 4 प्रत्याशियों ने इस पद हेतु नामांकन दाखिल किया। 25 तारीख को कानन पेंडारी में जो मतदान हुआ उसमें 90 सरपंचों ने मतदान किया था। उसमें सर्वाधिक मुझको 44 वोट मिले थे और जो मतदान अधिकारी बन करके गए थे सचिव संघ के अध्यक्ष तुलसी राम एवं उनके साथी, उनके द्वारा मुझे अध्यक्ष घोषित किया गया है। नहीं, वो दूसरा कोई कुछ भी करे, वो उनकी समस्या वो क्या कर रहा है, ये हमारे लिए कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, क्योंकि हमने उसको भी आमंत्रित किया था, आप यहाँ आए हैं तो आप नामांकन भरिए, चुनाव लड़िए, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े और वापस चले गए। देखिए, सरपंच संघ का गठन का उद्देश्य होता है, आमतौर पर पंचायत में कई प्रकार की समस्याएं होती है और ख़ास करके जो समस्याएं होती हैं कि सरपंच और सचिव के बीच में जो आपसी जो सामंजस्य है वो नहीं बन पाता, उसको बनाने का एक प्रकार से प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो पंचायत की जो गंभीर समस्याएं हैं, जो पंचायत स्तर पर न निपट पाए, उसको आगे हम जिला स्तर पर लेकर जाएं और राज्य स्तर पर जाएं, उनके समस्या का निवारण करें, यही हमारा उद्देश्य है। पंचायत 25 मार्च मंगलवार के दिन कानन पेंडारी में सरपंच अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोट डाला गया, जिसमें 124 सरपंच, इसमें 90 उपस्थित थे और चुनाव का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा मत श्रीमान श्याम सुंदर कश्यप जी को सबसे ज़्यादा वोट 44 वोट मिला और हम सब अपनी सहमति से वोट दिए और इनको सबसे ज़्यादा वोट मिला। नामांकन पत्रों की जांच के पश्चात नाम वापसी के लिए समय दिया गया, लेकिन किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। इसके बाद मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें कुल 90 सरपंचों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें श्याम सुंदर कश्यप को 44 मत, लक्ष्मी खंडे को 37 मत, मंजन साहू को 5 मत, संतोष फेकूलाल साहू को 2 मत मिले, 2 मत निरस्त किए गए। इस तरह श्याम सुंदर कश्यप सरपंच परसा कापा को 7 मतों से विजयी घोषित किया गया। श्याम सुंदर कश्यप ने 27 मार्च को सरपंच संघ की कार्यकारिणी का गठन भी कर दिया है, जिसमें तमाम पदाधिकारी के रूप में सरपंचों को जगह दी गई है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र में मिट्टी माफिया खुलेआम तालाबों का अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। डबरी तालाब में जेसीबी और हाइवा की मदद से बड़े पैमाने पर मिट्टी निकाली जा रही है, जिसका वीडियो भी सामने आया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस अवैध खनन की शिकायतें की, लेकिन खनिज विभाग सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है। विभाग पर माफिया से मिलीभगत के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं, जिससे इनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। लगातार हो रहे इस अवैध खनन से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि तालाबों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की चुप्पी से माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India.
The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोनी स्थित बिलासाताल क्षेत्र में एक अनोखा सस्पेंशन ब्रिज बनाने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें, जो आधुनिक इंजीनियरिंग और सौंदर्यीकरण का बेहतरीन नमूना होगा। इस परियोजना को लेकर वन विभाग पूरी तरह से तैयार है और अप्रैल से इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। बिलासाताल में अब एक नया आकर्षण जुड़ने जा रहा है, एक आधुनिक सस्पेंशन ब्रिज। यह ब्रिज पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए न केवल एक रोमांचक अनुभव होगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। वन विभाग ने इसकी पूरी योजना तैयार कर ली है। अप्रैल महीने से इसका निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसे 2 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। वन विभाग के अनुसार तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जाएगा। फिलहाल तालाब को सुखाया जा चुका है और अब जमा हुए मलबे को हटाने का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद तालाब का गहरीकरण किया जाएगा, इसमें अधिक मात्रा में पानी संग्रह किया जा सके और आने वाले समय में यहाँ नौका विहार की भी शुरुआत की जा सके। वन विभाग का कहना है कि इस परियोजना से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यहाँ पर छोटे छोटे ग्लॉक्स सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएंगे, जिससे यह क्षेत्र फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसके अलावा तालाब के चारों ओर बाउंड्री वॉल का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे इसकी सुंदरता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय पर्यटन को भी नई दिशा देगी। हैंगिंग ब्रिज और तालाब सौंदर्यीकरण से क्षेत्र की खूबसूरती और लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी। पर्यटकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग सदैव तत्पर है। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बिलासाताल में बाउंड्री वॉल बनाए जा रहे हैं, अंदर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तालाब में हैंगिंग ब्रिज बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को फायदा मिले और पर्यटन को बढ़ावा मिले। ये इसमें तो टाइम लगेगा, कुछ टाइम के बाद ही जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो सबको, तो नगर को एक सौगात वन विभाग की तरफ से मिलेगा, जो सबके लिए फायदेमंद रहेगा, पर्यटकों के लिए, बच्चे लोगों के लिए, घूमने जाने वालों के लिए। यहाँ बनने वाला सस्पेंशन ब्रिज, तालाब सौंदर्यीकरण और नौका विहार की शुरुआत के बाद इस क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी। कुल 45 लाख रुपए के बजट से यह परियोजना चालू की जाएगी, जिससे पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा, बल्कि बिलासपुर में पर्यटन भी एक नया आयाम हासिल करेगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। तेज गर्मी के चलते कई स्थानों से आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी है। कुछ इसी तरह की घटना पेंड्रा रोड से अनूपपुर के बीच रेलवे ट्रैक किनारे मौजूद पेड़ की पत्तियों के बीच हुई। इस आगजनी ने आने वाले समय के लिए रेलवे परिचालन के लिए चुनौती प्रस्तुत की है। गर्मी के दिनों में आगजनी की घटना लगातार जंगल वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, क्योंकि इन दिनों में सूखे पत्तों से हमेशा आग लगने की घटना सामने आती है। पेंड्रा से अनूपपुर के बीच ट्रैक किनारे आग इतनी भयावह थी कि कुछ मिनटों में ही इसने भव्य रूप ले लिया। हालांकि ट्रेन चालक की तत्परता और रेलवे के सेक्शन विभाग की तत्परता से बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन आने वाले समय में घटना से रेलवे को आगाह कर दिया है। हालांकि रेलवे के अधिकारियों का मानना है कि आगजनी की घटना के रोकथाम के लिए रेलवे पूरी तरह सजग है, तो वहीं ट्रैक किनारे के सभी क्षेत्रों में मॉनिटरिंग के निर्देश भी दे दिए गए हैं, ताकि अगर ऐसी घटना होती है तो पूर्व से ही इस पर नज़र रखी जा सके। नहीं, जो मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना जो पीक समर का महीना रहता है, उसमें टेम्परेचर की वजह से जो फॉरेस्टेड एरिया रहता है उसमें बहुत बार इस तरीके के मतलब लग सकता है जंगल में, कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत जगह ऐसा लगता है। तो लेकिन उसमें जो रेगुलर पेट्रोल टीम रहती है हमारी, वो उसको देखती है और समय पे उसको काबू भी पा लेती है, और पूरा का पूरा उसमें जो है समर पेट्रोलिंग के तहत जो पेट्रोलिंग होना है ट्रैक का वो चलता रहता है। तो ऐसा कोई उसमें जैसे अनयूजुअल दिखता है तो उसको रिपोर्टिंग मैकेनिज्म अलग अलग तरीके का है। लोको पायलट को दिख सकता है, ट्रैकमैन को दिख सकता है, पॉइंट्समैन को दिख सकता है,
तो अलग अलग मैकेनिज्म है उसको रिपोर्ट करने का, लेकिन प्रभावित ऐसा कोई ट्रेन ऑपरेशन नहीं हुआ। चिन्हांकित तो नहीं किया गया सर कि इस एरिया में आग लग सकती है और यहाँ पर उसी व्यवस्था नहीं, जो भी फॉरेस्टेड एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया ही चिन्हांकित रहता है। तो चूँकि यहाँ पे पेट्रोलिंग का बिल्कुल ही टाइम बाउंड नियम है जिसमें पेट्रोल होता रहता है और सारी पटरियों पर मतलब कि इंजन में बैठे लोको पायलट भी एक शार्प लुकआउट रखते हैं, तो चीज़ें बिल्कुल आइडेंटिफाई हो जाती हैं बिल्कुल समय में और काबू भी कर ली जाती है। रेलवे लाइन के किनारे ऐसे कई स्थान हैं जहां इस तरह की घटनाएं निरंतर होती हैं। पेंड्रा रोड से अनूपपुर क्षेत्र के बीच हर साल इस तरह की आगजनी होती है, जिस पर रेल प्रशासन और वन विभाग हर साल व्यवस्था बनाने की बात कहता है, लेकिन ज़रूरत है ऐसी व्यवस्थाओं को पूर्व से ही करने की, ताकि रेल परिचालन पर इसका कोई असर देखने को ना मिले। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के नगरपालिका परिषद क्षेत्र में कब्जा हटाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी ने नगरपालिका के सीएमओ भारती साहू पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध जताया है। पार्टी का कहना है कि सिंधी पंचायत भवन की प्रॉपर्टी पर बिना किसी आधिकारिक नोटिस के बुलडोजर चलाया गया, जिससे स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है। इस कार्रवाई को बीजेपी के समर्थन में किया गया कदम बताया जा रहा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी अपने नेताओं के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। जनता की मांग है कि इस भूमि विवाद और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को कानूनी रूप से स्पष्ट किया जाए तथा बिना नोटिस की गई कार्रवाई पर जवाबदेही तय की जाए। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर 30 मार्च तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो चकरभाटा बंद का आह्वान किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर से मुलाकात कर मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यात्रा के दौरान कोई अप्रिय स्थिति न बनी। देखिए, बोरी नगर पालिका परिषद जो बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है, वहां पर आम आदमी पार्टी ने हाल ही में एक अच्छी जीत हासिल करी और वहां पर हम नोटिस कर रहे हैं कि जब से हम जीते हैं, उसके पहले भी शायद उनका काम रहा हो ऐसा, लेकिन जब हमारे संज्ञान में आ रहा है कि वहां पर लगातार अभी हाल ही में सिंधी पंचायत भवन की जो प्रॉपर्टी थी, जो कब्जे की वॉल थी, उसको तोड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया उस पर। ये ठीक चुनाव के बाद हुआ। ये पूरी तरह से जो वहाँ पे अधिकारी काम कर रहे हैं, वो पूरी तरह से ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें एक सीएमओ है भारती साहू, वो इस तरह से काम करे, लगता है जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी की कार्यकर्ता हो, जैसे कि बीजेपी की कार्यकर्ता हो, और वो कुछ भी सुनती नहीं है। हमारा शपथ ग्रहण हुआ था, उसमें भी हमारे नेताओं का अपमान किया उन्होंने। हमारे नेताओं को कोई जगह नहीं, वहाँ की जो अध्यक्ष चुनी हुई अध्यक्ष है, जनता ने उनको चुना है, उनका नाम तक नहीं और उनको रूम तक अलॉट नहीं किया था। उसके अलावा हम कहते हैं कि अगर आपको आम आदमी पार्टी की तकलीफ होगी, हो सकता है आपको बीजेपी पसंद हो, आप उनका काम करते हो, लेकिन चूंकि आप एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, सीएमओ के पद पे हैं, बुलडोजर चलाने का किसने वो किया था? और इसको लेकर के लगातार अभी भी संशय बना हुआ है कि आगे उन्होंने बोला था और भी प्रॉपर्टी वो तोड़वाएंगी। तो इसको लेकर के वहाँ जो बोदरी की जनता है, चकरभाटा की जो आम जनता है, उनमें बहुत आक्रोश है। अभी 2 दिन से वहाँ पर ये चर्चा चल रही है कि अगर 30 तारीख तक उस जो पदाधिकारी है, जो जिम्मेदार लोग हैं उस घटना में, अगर उन पे कार्रवाई नहीं हो तो 30 तारीख को आगामी दिनांक में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ये सारी चीजें हो, तो अगर ये हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो आम जनता के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हो रही है। उसका वो अब पता नहीं क्या सवाल है, लेकिन हमारा जो कहना है कि ऑलरेडी ये बात 3 दिन से वहाँ चल रही है। आपने अगर ये गुस्सा देखा होगा तो वहाँ के लोगों ने भी ज्ञापन दिया था। महोत्सव तो हमारे देश में होते रहते हैं, लेकिन चूंकि ये मौका भी आप देखें कि देश में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो कोई घर तो नहीं बंद कर देगा ना। हर दुकान बंद थोड़ी ना होती है, किसी भी महोत्सव में, किसी त्योहार में हर चीजें नहीं बंद होती है। कहने का मतलब है कि ये स्पष्ट निर्देश दिया जा रहा है कि सर काम कर लीजिए, नहीं होगा तो हम बंद करके इस बात का विरोध करेंगे। कागज रखे सामने, चीजें रखे सामने, कानूनी तौर पे करे। भाई आप किसी बेजा कब्जाधारी को भी हटाते हैं तो एक नोटिस देते हैं। कोई नोटिस आया क्या वहाँ की जनता को, उस सिंधी पंचायत भवन की जनता को? किसी को कोई नोटिस तो नहीं आया। यहाँ बेजा आम आदमी पार्टी क्या चाह रही है? आम आदमी पार्टी जनता, आम आदमी पार्टी का कोई निजी उसमें नहीं है। जो जनता की आवाज है वो आम आदमी पार्टी की आवाज है। आम आदमी पार्टी जनता के साथ में, जनता का एक ही कहना है कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है और दोषी कार्रवाई पर, अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो सीधे तौर पर बंद का आह्वान करके और ये सिर्फ एक हम चेतावनी दे रहे हैं। मुझे नहीं पता उस दिन और क्या परिस्थितियां बन जाए, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो। उसको रोकने के लिए एज अ समाज का एक हिस्सा होकर के हम बताने आए हैं कि हम यहाँ पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि एक अच्छा कार्यक्रम हो जाए इस जिले में, और ये जो घटिया काम किया है वहाँ के अधिकारियों ने, उस पर कार्रवाई भी कर दे, तो ऑलरेडी चीजें ठीक हो जाएंगी। इतनी बड़ी चीज तो है नहीं जी कि भारती साहू जैसे इतने बड़े कोई वो हो गए क्या जिनको किया नहीं जा सकता। तो ये मौका है, करके खत्म करिए, इस मुद्दे को गरमाने की जरूरत ही नहीं है।
इधर नई पेंशन स्कीम के स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किए जाने की मांग को लेकर लगातार रेलवे से मान्यता प्राप्त संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में विभिन्न मांगों को लेकर रेल कर्मचारियों के हित में मजदूर संघ ने मांग रखी। इसमें न्यायालय में रखे हुए सभी मामलों का जल्द निराकरण करने की बात कही गई। तो वहीं नई पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कही गई है। इस दौरान मजदूर संघ के सदस्यों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए मंडल रेल प्रबंधक बिलासपुर को भी ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग रखी है कि इन सभी समस्याओं का निराकरण किया जाए। तो वहीं मंडल रेल प्रबंधक ने ज्ञापन को रेलवे बोर्ड भेजने की बात कही है। अखिल भारतीय हमारे जो भारतीय रेल मजदूर संघ की समिति का, तो इसमें प्रस्ताव 5 प्रस्ताव इसमें पास हुए हैं। तो पूरे ऑल इंडिया में हम उन प्रस्तावों को लेकर के प्रशासन के सामने जा रहे हैं। ब्रांच से लेकर के हम रेलवे बोर्ड तक के अपने प्रस्ताव को ले जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज यह कार्यक्रम बिलासपुर में चल रहा है। क्या मांग है इसमें, प्रमुखता में क्या मांग है? प्रमुखता में प्रस्ताव है कि जैसे कि हमारे भारत देश की न्याय व्यवस्था इतना लंबा समय खींच जाता है और इसमें अधिकतर जो है रेलवे के कई केसेस हैं। तो कर्मचारियों के साथ ये प्रॉब्लम आता है कि वो अंत में थक हार करके माननीय न्यायालय के शरण में जाते हैं। तो देखते हैं कि हम लंबे समय तक के और भी परेशान होते हैं और कई कर्मचारी तो रिटायरमेंट भी हो जाते हैं और उनको न्याय नहीं मिल पाता। तो इस तरह की पूरे भारत की ये समस्या है। सुप्रीम कोर्ट में देखें तो लगभग 83-84 हज़ार के आसपास मामले चल रहे हैं, जिसमें रेलवे के मामले अधिकतर हैं। आप हाई कोर्ट में पूरे ऑल इंडिया के देखें तो कम से कम 62 लाख केसेस चल रहे हैं। आप जिला और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सभी मिला करके अगर देखें तो लगभग 4.55 करोड़ ऐसे मामले चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक कर्मचारी के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है न्यायालय के शरण में जाना। तो ये एक प्रस्ताव हुआ। दूसरी बात है हमारे कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए, जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप, तीनों में ऐसी विसंगतियां नहीं होनी चाहिए। न्यू पेंशन स्कीम को लेकर भी आप लोग विरोध? हाँ जी, वह भी हमारा प्रमुख मुद्दा है। न्यू पेंशन स्कीम का हम विरोध करते हैं। बाद में यूपीएस लाया, उसका भी विरोध करते हैं। हम ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक कि ओपीएस हमें नहीं मिल जाता तब तक के हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को बिलासपुर के मोहभट्टा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। शुक्रवार को प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन और डीजीपी अरुण देव गौतम ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सभी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मुख्य मंच, हेलीपैड, ग्रीन रूम, सांस्कृतिक मंच और हितग्राहियों की बैठक व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्युत विभाग को पावर बैकअप की व्यवस्था करने और E&M विभाग को साउंड कनेक्शन की व्यवस्था को पहले से ही चेक करने के निर्देश दिए ताकि मुख्य कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की समस्या न आए। उन्होंने PWD को मंच एवं बैरिकेड्स की व्यवस्था का भी मानक के अनुसार परीक्षण करने एवं सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक
अरुण देव गौतम ने सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, बैठक व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सुरक्षा में लगे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूरी सतर्कता एवं तत्परता से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल में विशाल संख्या में लोग पहुंचेंगे, इसे देखते हुए ट्रैफिक प्लान को बेहतर रखें और साथ ही साथ मौके पर खड़े जवानों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों का सुरक्षा, सुविधा तथा कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई फिलहाल जारी है, जिसके तहत 2024 में 1329 प्रकरणों में 50 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए और 2149 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 2025 में फरवरी तक 192 मामलों में 340 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नारकोटिक्स के आईजी अजय यादव ने प्रदेश भर के नारकोटिक्स टास्क फोर्स के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें बड़े मामलों की वृत्ति जांच और केंद्रीय एजेंसियों के साथ सूचनाएं साझा करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, पहली बार सफीमा एक्ट के तहत 5 करोड़ 56 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि पीआईटी एनडीपीएस के तहत 196 मामलों में 83 आरोपियों को जेल भेजा गया है। बैठक में मादक पदार्थ तस्करों के वाहनों की राजसात प्रक्रिया, नशा मुक्ति केंद्रों की निगरानी और नशा मुक्त भारत अभियान को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे नशे के कारोबारियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही तेज करें, ताकि इस अवैध धंधे पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। रायपुर पुलिस और साइबर रेंज की संयुक्त टीम ने म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए साइबर ठगी करने वाले 101 आरोपियों को गिरफ्तार करके बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 1100 से अधिक संदिग्ध बैंक खातों की जांच की है, जिनमें 1.5 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला। आरोपियों पर आरोप है कि वे अपने या दूसरों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर ठगी की रकम को ठिकाने लगाने में मदद करते थे। गिरफ्तार किए गए लोगों के खातों में 1 करोड़ 6 हजार रुपए होल्ड कर दिए गए हैं, जिन्हें देश के विभिन्न राज्यों के पीड़ितों को वापस किया जाएगा। इस मामले में रायपुर के अलग अलग थानों टिकरापारा, सिविल लाइन, गंज, कोतवाली और आजाद चौक में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद 200 से अधिक पुलिसकर्मियों की 20 टीमें बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये बैंक खाते ठगी, गूगल टास्क, टेलीग्राम टास्क, शेयर ट्रेडिंग, फर्जी ऐप और क्रिप्टो करेंसी जैसे साइबर अपराधों में इस्तेमाल किए जा रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ देश भर के थानों में 930 साइबर क्राइम केस दर्ज है, जबकि कुछ पर हत्या, बलवा, जुआ और एनडीपीएस एक्ट के तहत भी मामले लंबित है। इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीएड डिग्रीधारी को केवल मिडिल स्कूल में शिक्षा देने के निर्देश के बाद अब सरकार ने प्राथमिक शाला में सेवाएं दे रहे बीएड डिग्रीधारी की सेवा समाप्त कर दी है, लेकिन तब से इन बीएड डिग्रीधारी ने राज्य शासन के सामने समायोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया, जो अब तक जारी है। रायपुर में लंबे समय तक प्रदर्शन करने के बाद अब ये राज्य के हर जिले में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को ये आंदोलन बिलासपुर पहुंचा, जहां गांधी चौक से बीएड डिग्रीधारी ने समायोजन की मांग को लेकर भव्य रैली निकाली। ये रैली पुराना हाईकोर्ट, पुराना बस स्टैंड, टेलीफोन एक्सचेंज, अग्रसेन चौक, सत्यम चौक होते हुए नेहरू चौक पहुंची। इस दौरान जगह जगह पुलिस के अधिकारियों ने रैली को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये सभी डिग्रीधारी केवल अपनी मांग को राज्य शासन तक पहुंचाने के लिए यहां आंदोलन कर रहे थे। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आ रहे हैं, ऐसे में वे आंदोलन के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें आंदोलन करने से रोका जा रहा है, ये कहीं भी उचित नहीं है। उनकी केवल एक ही मांग है कि उन्हें किसी
अन्य विभागों में समायोजन करा दिया जाए, जिससे उनके सामने जीवन यापन का संकट उत्पन्न न हो। उनका कहना है कि राज्य में बड़ी संख्या में पद खाली है, अगर सरकार चाहे तो ये समायोजन कर सकती है, लेकिन सरकार की मंशा इस दिशा में दिखती ही नहीं है। प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है हमारे साथ कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में इतने सारे मंत्री हैं, हमारे 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री हैं, फिर भी हमारे समायोजन के लिए कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हम लोग 105 दिन से टूटा धरना इस तरह बैठे हैं, लेकिन हमारे मंत्रियों में से कोई भी मुख्य आकर हमसे बात नहीं करना चाहता। हमने सरकारी नौकरी की सुदूर अंचल बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में 1.5 साल तक सेवा देने के बाद हमें एक कोर्ट का हवाला देकर नौकरी से निकाल दिया गया, और आज हम जब मांग कर रहे हैं कि हमने सेवा दिया है, हमने सरकारी नौकरी की है, नौकरी से निकालना किसी समस्या का समाधान नहीं है, तो इस पर्पज से हमने समायोजन की मांग की, और उस समायोजन की मांग को लेकर 105 दिन तक टूटा धरना में बैठे हुए हैं। और आज उस न्यायधानी बिलासपुर में हम लोग इस न्याय रैली के माध्यम से मोदी जी को भी संदेश दे रहे हैं, ताकि हमारी बात उस तक पहुँचे। कम से कम छत्तीसगढ़ के कोई मंत्री नहीं सुन पा रहे हैं, तो मोदी जी सुने और छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को बोले कि इन बच्चों का समायोजन जल्दी करें। अपना नाम बता देंगे। त्रिलोक कुमार साहू। जो हम लोग को 1 जनवरी को बर्खास्त कर दिया था, तो हम लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं। आपको लगता है सरकार के पास इतने पद है कि आप लोगों को भरा जा सकता है? जरूर सर, उनके पास बहुत सारे पद है, हम लोग को चाहे तो 2-4 दिन में समायोजन कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहती। करना नहीं चाहती, बस उसकी इच्छा शक्ति की कमी। सर, हमारा यही मांग है कि हमने विगत 15 महीनों से हमने सेवा दिया है, तो हमें किसी दूसरे पद पर समायोजित किया जाए, बस इतना ही मांग है। हमें नौकरी के बदले केवल नौकरी। इधर बिलासपुर में राजपूत क्षत्रिय समाज ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। समाज का आरोप है कि सांसद ने राणा सांगा जैसे महान योद्धा को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करके न केवल क्षत्रिय समाज बल्कि पूरे देश के महापुरुषों का अपमान किया है। इसे समाज में विद्वेष फैलाने वाला बयान बताते हुए संगठन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजपूत क्षत्रिय समाज का कहना है कि देश के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों के प्रति इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी न केवल समाज की भावनाओं को आहत करती है बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचाती है। इस बयान से समाज के लोगों में गहरा आक्रोश है और वे इसे सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक विभाजन की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। समाज ने मांग की है कि सांसद रामजी लाल सुमन पर तत्काल आपराधिक मामला दर्ज किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। उस राणा सांगा के बारे में बोला जा रहा है जिस राजा को 80 घाव लगे, लेकिन उसके मन में कोई व्यथा नहीं थी कि ये घाव क्यों लगे हैं। तो सर्व राजपूत समाज केवल यही कहना चाहता है कि ऐसे सांसद, ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर ठोस से ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो राजपूत समाज उग्र आंदोलन करेगा। और ये आज इसी चीज के लिए हम लोग एसपी साहब के पास आए थे और शासन प्रशासन से भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। एक क्षत्रिय समाज के ऐसे समाज सेवी जिन्होंने मतलब मुझे कहना चाहिए कि सिर्फ क्षत्रिय समाज नहीं, हर वो इंसान जिनमें इंसानियत है, उसके आदर्श थे, उनका अपमान संसद भवन में किया जाना, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनको माफी मांगना चाहिए और माफी नहीं मांगेगा तो हमारा क्षत्रिय राजपूत समाज बड़े आंदोलन बिलासपुर में करेगा। इस तरह से क्षत्रिय समाज को और राणा सांगा को गद्दार कहा, उससे महापुरुषों का अपमान हुआ, राष्ट्रभक्तों का अपमान हुआ, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम रखते हैं उनकी भावना को आहत करने का उन्होंने काम किया। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, ये हम सब चाहते हैं सर्व क्षत्रिय राजपूत समाज के लोग कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो ताकि इस तरह के उदाहरण दोबारा प्रस्तुत न हो जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके लिए इस तरह से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना, उनको गद्दार कहना, मैं समझता हूँ हर राष्ट्रभक्त को इससे पीड़ा है और विशेषकर जो राजपूत क्षत्रिय समाज है उससे बहुत आहत है और इससे धार्मिक, सामाजिक और जाति जो द्वेष है वो बढ़ सकता है। देश में कहीं ना कहीं इससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। इसलिए हमारी मांग है पुलिस से कि इस मामले में ठोस से ठोस कार्रवाई करे और ऐसे व्यक्ति को जेल में डाले। सर्व राजपूत समाज के द्वारा आज पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से एक ज्ञापन दिया गया जिसमें उनके द्वारा राणा सांगा के ऊपर की टिप्पणी पर कार्रवाई को लेकर एक ज्ञापन दिया है। जो
उनका आवेदन स्वीकार किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन, बिलासपुर जिला बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेल संघ बिलासपुर मंडल और नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट बिलासपुर संयुक्त रूप से बिलासपुर में 15वीं पुरुष जूनियर मास्टर एवं दिव्यांग नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन कर रहे हैं। ये आयोजन 29 और 30 मार्च को रेल क्लब न्यू ऑडिटोरियम तितली चौक बिलासपुर में आयोजित किया जाएगा। इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन के अध्यक्ष स्वामी रमेश और महासचिव चेतन पठारे ने बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों के समक्ष इसकी जानकारी दी। अध्यक्ष स्वामी रमेश ने बताया कि इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन के लिए समस्त सुविधाएं और प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा स्पर्धा के नियमों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन बीएसपी इनके मार्गदर्शन के अनुसार ये कंपटीशन जो जूनियर हमारी मास्टर्स और दिव्यांग कंपटीशन का आयोजन 29 और 30 मार्च 2025 को आयोजन किया गया है। इसमें हमारे देश से कम 370 खिलाड़ी और 200 ऑफिशियल यहाँ पे कल पहुँचेंगे। कल इनका रजिस्ट्रेशन होगा और परसों कंपटीशन रेलवे के हमारे क्लब में ऑडिटोरियम में, वहाँ पे न्यू जो रेलवे ऑडिटोरियम है वहाँ पे सुबह 10 बजे से शुरू होगी। और ये कंपटीशन में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बहुत अच्छा आयोजन इन्होंने रहने खाने का किया है। वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन्होंने दिए, खाने का जो खिलाड़ियों को डाइट फूड लगता है वो भी किया है। और हमारे जो प्रेसिडेंट है श्री स्वामी रमेश कुमार जी, इन्होंने ये खाने की जिम्मेदारी खुद उठाई है। और ये कंपटीशन में हमारे पद्मश्री अर्जुना अवार्डी प्रेमचंद डेगरा जी, अर्जुना अवार्डी एस भास्करन और टीवी पॉली भी पहुंच रहे हैं। और ये ऐसी संगठन है, ये संगठन के साथ में हमारे तलवलकर सर, जो मधुकर तलवलकर सर है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट दातुक पॉल चुआ, जिनके आशीर्वाद से ये संगठन आज भारत में चल रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना। यहाँ बिलासपुर संभाग के लिए और प्रदेश के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा, खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन होगा। ऐसे खेल का प्रतियोगिता लगातार हमारे प्रदेश और देश में होते रहना चाहिए। मैं यहाँ राष्ट्रीय जो बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है, प्रदेश के हैं, जिला के हैं, एनआई है, अपने रेलवे के हैं, आईसीसीएल है, इन सभी संस्थान के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। और साथ में जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के राव जी हैं, हमारे सुभाष जी हैं, देवेंद्र जी हैं, सभी के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। 29 को प्रशिक्षण होगा और 30 तारीख को ये प्रतियोगिता 10 बजे से प्रारंभ होगी। And Bilaspur, Raipur, they are conducting in good manner. They arranged a beautiful platform and they are arranging a beautiful accommodation and giving all the types of the gifts to the athletes and providing a good food for them. I am thankful to the Chhattisgarh State Association as well as special thanks to the Bilaspur and Raipur organizers Rajshekhar and other dignitaries of this Bilaspur. I am very thankful from the heart, my core of heart of the IPPF. बिलासपुर के सबसे बड़े निजी अस्पताल अपोलो में मरीजों की देखभाल में लापरवाही के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार रेड एम्बुलेंस की बदहाल व्यवस्था ने मरीज की जान को खतरे में डाल दिया। आईसीयू में भर्ती एक गंभीर मरीज को रायपुर रेफर किया गया, लेकिन जब परिजनों ने एम्बुलेंस मंगवाई तो अस्पताल प्रबंधन ने शर्त रखी कि केवल रेड एम्बुलेंस से ही उनके स्टाफ को भेजा जाएगा। मजबूर परिजनों ने एम्बुलेंस बुक की, लेकिन मरीज को शिफ्ट करते ही एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया। किसी तरह दूसरी एम्बुलेंस मंगाई गई, लेकिन वो भी रास्ते में खराब हो गई। इस दौरान परिजनों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने हंगामा मचा दिया। आखिरकार तीसरी एम्बुलेंस से मरीज को रायपुर पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में बार बार रुकते हुए जाने की वजह से परिजन स्टाफ से उलझे पड़े। ये पहली बार नहीं जब रेड एम्बुलेंस की लापरवाही उजागर हुई है। इससे पहले रायपुर में भी एक मरीज की मौत के बाद इसे बंद करने की मांग उठ चुकी है। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों से प्रदेश भर में रेड एम्बुलेंस सेवा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India.
The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change.